हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू द अनदर वीडियो वन शॉट सीरीज, जहां पर आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फोर्थ क्लास 10 साइंस कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इन जस्ट वन शॉट। याद रखना कि अगर आप इस तरह की वीडियोस को रेगुलरली देख रहे हो तो आप अपने एग्जाम्स में आग लगाने वाले, बिकॉज ये जो कंटेंट आप तक प्रोवाइड कराया जा रहा है ना, इसको पढ़ पढ़ के मेरे बहुत सारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स ने 95 प्लस मार्क्स, मैक्सिमम 98 मार्क्स स्कोर किए हैं। याद रखना, ये एक स्टूडेंट का नंबर नहीं है, ये बहुत बहुत सारे स्टूडेंट्स का नंबर है। अगर आप इस वीडियोस को रेगुलरली देख रहे हो तो बहुत यूजफुल होने वाला है आपके लिए। जिस तरह से आपने प्यार दिया ना रेगुलर वीडियो सीरीज पर, जहां पर हमने कंप्लीट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ी, कसम खाता हूं कि उसने मुझे मजबूर किया कि आपके इस क्लास 10th की जर्नी को और आगे तक एक्सटेंड करना चाहिए। तो आपसे बस इतना चाहता हूं कि अगर आपके लिए पॉसिबल है तो इन वीडियो सीरीज को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पर, सो दैट ये वीडियोस कुछ 200-400 स्टूडेंट तक ही सिमट करके ना रह जाए। आइए स्टार्ट करते हैं आज के हमारी पहली स्लाइड। सो आवर फर्स्ट हेडिंग फॉर टुडे इज कार्बन, बिकॉज चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखो, एक बात को एकदम क्लैरिटी के साथ क्लियर करते चलेंगे। देखो भाई, कार्बन जो है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए। ऐसा इसलिए बिकॉज अगर आप सांस छोड़ रहे हो ना तो आप कार्बन रिलीज कर रहे हो, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम फ्यूल बर्न कर रहे हैं, कंबसन कर रहे हैं उसका, तो भी हम कार्बन यूज कर रहे हैं। जैसे कि आप पेट्रोल ले सकते हो, डीजल ले सकते हो, एलपीजी ले सकते हो, मीथेन गैस ले सकते हो, कुछ भी ले लो भाई, आपको कार्बन मिलेगा ही मिलेगा, है ना। अगर फूड इंटेक कर रहे हैं तो ग्लूकोज हमारी बॉडी में जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में जा रहा है, तो इन सबके अंदर कार्बन है, तो इसके बिना लाइफ एग्जिस्टेंस नहीं है लाइफ का, ठीक है ना। तो कंपाउंड क्या होता है भाई? कंपाउंड का मतलब है ग्रुप ऑफ एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट का ग्रुप जिसमें अलग अलग टाइप के एलिमेंट हो, जैसे कि सोडियम, क्लोरीन। तो इसको बोला कि भाई ये क्या है? ग्रुप है एलिमेंट का और उसमें अलग अलग टाइप के एलिमेंट है, तो हमने इसको कंपाउंड बोला। कार्बन, ऑक्सीजन, ग्रुप है अलग अलग टाइप के एलिमेंट, तो ये कंपाउंड है। इसी तरह से ये सारे के सारे कंपाउंड है। याद रखना कि कार्बन कंपाउंड क्या होते हैं, तो बोला ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन आ रहा हो, जिसमें कार्बन आ रहा हो, तो भाई देखो ये कार्बन रहा, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, तो इसको अपन कहते हैं कार्बन कंपाउंड। अब इन कार्बन कंपाउंड को डिटेल में स्टडी करेंगे तो देखो भाई, कार्बन कंपाउंड जो है कोवेलेंट बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं। किसके साथ? कोवेलेंट बॉन्ड के साथ। याद रखना कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो देखो भाई, कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब है वो बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनती हो। शेयरिंग का मतलब है कि कंप्लीट ट्रांसफर ना हो, लेकिन जरूरत पड़ने पर शेयरिंग की जा सके। देखो, आयोनिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है? दो टाइप की बॉन्ड होती है, हम जानते हैं, एक होती है कोवेलेंट बॉन्ड और एक होती है आयोनिक बॉन्ड। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं, तो हमने इसको लिख दिया भाई, आयोनिक बॉन्ड जो होती है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनती है। किससे? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जबकि कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनती है। जैसे मान लो अगर आपसे कह दिया जाए ये रहा आपके पास एक सोडियम और ये रहा क्लोरीन। सोडियम में होता है 2,8,1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन और यहां पर होता है 2,8,7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। स्टेबल होने के लिए सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, ठीक है। तो इसके पास ये वाला एक बाहर चला गया, तो इसके पास आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बचे, ये स्टेबल हो गया। और इसके पास एक एक्स्ट्रा आ गया, तो इसका आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये स्टेबल हो गया। तो यहां से अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रांसफर हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है ना, तो यहां से यहां ट्रांसफर हुआ तो यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, दैट मींस पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, तो एक बॉन्ड बन जाती है जिसको हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड बनती है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड बनती है शेयरिंग से। शेयरिंग का मतलब क्या है कि सिर्फ देना नहीं, जरूरत पड़ने पर दोनों आपस में इसका यूज कर सकें। देखो, जैसे कि हाइड्रोजन के आउटर शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसको हाइड्रोजन को चाहिए एक और इलेक्ट्रॉन अपना ड्यूप्लेट पूरा करने के लिए, और ये वाले हाइड्रोजन को भी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन अपना ड्यूप्लेट पूरा करने के लिए, जबकि इसको चाहिए +2 इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तब जाकर के स्टेबल हो पाएगा। तो अब देखो, ना तो हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है और ना ही ऑक्सीजन इसको दे सकता है, बिकॉज दोनों को जरूरत है। तो ये करते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन शेयरिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? शेयरिंग। इस ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन इससे लिया और एक इससे लिया, तो क्या हो जाएगा? इसके पास टोटल 2 पहुंच जाएंगे, और हाइड्रोजन ने एक ऑक्सीजन से ले लिया और ये वाले हाइड्रोजन ने एक से शेयरिंग कर ली। समझ रहे हो ना? जैसे ये बॉन्ड बन गई, ये बॉन्ड बन गई। क्लियर है इतनी बात? तो यहां पर क्या हो रहा है? शेयरिंग हो रही है। तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन में ऐसे चक्कर लगाएगा, यहां से घूम के आया, यहां से घूम के आया, यहां से घूम के आया, और इसी तरह से ऑक्सीजन का चक्कर लगाएगा। तो किसी का इलेक्ट्रॉन किसी के पास कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं होता, बस शेयरिंग होती है। क्लियर है ना? आगे बढ़ेंगे, बॉन्ड स्ट्रक्चर क्या होता है और डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है। क्या डॉट स्ट्रक्चर ही पढ़ेंगे। तो देखो, रूल ये कहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन की एक सिंगल बॉन्ड होती है और सबको स्टेबल होना है। सबको क्या होना है? स्टेबल होना है। जो होगा वो आराम के लिए होगा, यानी कि सारे के सारे
सारे स्टेबल होना चाहते हैं। हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं स्टेबल होने के लिए, मतलब एक दूसरे से लेता है, और ऑक्सीजन को इसी तरह से भाई 2,6 जो है ऑक्टेट पूरा करना है ना। अब देखो ध्यान से, तो अब हाइड्रोजन अगर आप H2 का बॉन्ड स्ट्रक्चर या फिर डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसे बनाओगे, तो ये रहा हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन जिसको हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया, ये वाले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से कर दिया, किसी को भी डॉट से किसी को भी क्रॉस से कर सकते हो। अब दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो क्या करेंगे भाई, ट्रांसफर तो नहीं कर सकते ना, तो शेयरिंग कर लेते हैं। ये रहा एक हाइड्रोजन, ये रहा दूसरा हाइड्रोजन, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें से ऐसे घूमेगा और इसका इलेक्ट्रॉन इसमें से ऐसे घूमेगा। समझ में आया? तो देखो ये दोनों शेयरिंग हो गई, तो यहां पर क्या हो गया भाई, 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बनी एक बॉन्ड, तो ये हो गया आपका बॉन्ड स्ट्रक्चर। आगे बात करेंगे, अगर आपको O2 का बॉन्ड स्ट्रक्चर डॉट स्ट्रक्चर बनाना है कैसे बनाओगे, तो भाई ऑक्सीजन के आउटर शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसी तरह से इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से दिखा दिया। ठीक है, आप दोनों को डॉट से भी दिखा सकते हो। अब देखो होता क्या है भाई, इस ऑक्सीजन को चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, 6 इसके पास खुद के हैं, तो इसने 2 इसके लिए लिए, शेयरिंग कर ली। अब इसी तरह से इसके पास खुद के 6 है ना, तो 2 इसने इसके ले लिए। ठीक है ना, तो देखो टोटल शेयरिंग कितने की कुल है, 4 की, तो ऑक्सीजन 4 का मतलब है डबल बॉन्ड, और ये ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रक्चर हो गया। अब एक और देख लो, उसके बाद आप प्रैक्टिस करते रहना कि भाई CH4 का बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाना है तो कैसे बनेगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, 2,4 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है और हाइड्रोजन को अपना ड्यूप्लेट पूरा करना है। तो कार्बन का के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो ये बना दिया देखो 1 2 3 और ये 4। हाइड्रोजन के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो बस ये बना दिया। देखो हाइड्रोजन के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को चाहिए एक और, तो हाइड्रोजन ने कार्बन का 1 ले लिया शेयरिंग, ये वाला हाइड्रोजन ने इसका ले लिया, ये वाला हाइड्रोजन ने इसका ले लिया, ये वाला हाइड्रोजन ने ये वाला 1 ले लिया। ठीक है, अब कार्बन को कितने चाहिए, बोला कार्बन का आउटर शेल में होते हैं 4, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 और चाहिए, तो चारों हाइड्रोजन के एक शेयरिंग कर लेता है, तो ये बन गई देखो बॉन्ड। देखो यहां पर ये देखो एक सिंगल बॉन्ड ये दिखाया, एक सिंगल बॉन्ड ये दिखाया, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड ये दिखाया, इसी तरह से एक और ये दिखाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह से आप N2 को बना लोगे, N2 के आउटर शेल में 5 होते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, देखो 5 बना लिए ना अपन ने, इसको हटा दो। ठीक है, देखो बस ये शेयरिंग हो गई, तो यहां पर जो है ट्रिपल बॉन्ड हो गई। ठीक है, 5 होते हैं ना, अरे ट्रिपल बॉन्ड ऐसे बना दो, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है ना, अब आप जो है इनका बना लोगे कार्बन डाइऑक्साइड का, सल्फर का देख लो, सल्फर का मोस्ट इंपोर्टेंट है। सल्फर को हम कहते हैं भाई S8 का बनाना होता है, एसिड मॉलिक्यूल का। ठीक है ना, तो S8 का मतलब है इसके आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं सल्फर के आउटर शेल में। ठीक है ना, 2,8,6, तो आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स को हमने दिखा दिया इस तरह से 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये दिखा दिया। अब इस सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 और चाहिए, स्टेबल होना ना, 8 करने, तो इसने ये वाले के 2 ले लिए, इसके खुद के 6 इसने इसके ले लिए, इसने देखो इसके पास खुद के 6 थे, इसने इसके ले लिए ये वाले के, इसी तरह से इसके पास खुद के 6 हैं, इसने इसके ले लिए, 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 तो एक बॉन्ड बन गई। और जो कार्बन का जो हमने जो S8 को हमने स्टडी किया, तो उसका बॉन्ड स्ट्रक्चर कुछ ऐसा देखने को मिलता है, इसको हम क्राउन शेप्ड स्ट्रक्चर कहते हैं, तो इसको आपको एज इट इज ध्यान में रखना है। तो आई होप आपको समझ आया होगा, आप इसको जो है एक बार और स्टडी कर सकते हैं। नाउ आगे बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट स्लाइड इज एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी क्या होता है, याद रखना, एलोट्रॉपी किसी भी एलिमेंट की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण से वो एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, और हर एक रूप की, हर एक फॉर्म की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो तो डिफरेंट होगी, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। जैसे कि अगर कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में, कार्बन डायमंड के फॉर्म में, कार्बन फुलरीन्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, तो ये कार्बन के अलग अलग रूप हैं, और इन रूप को हम साइंस की भाषा में एलोट्रॉप कहते हैं, और कार्बन के इस प्रॉपर्टी को हम एलोट्रॉपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एलोट्रॉपी। हर एक एलोट्रॉप जो बनता है वो देखने में तो अलग होता है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी सेम होती है। तो आगे बात करेंगे, कार्बन 2 फॉर्म में पाया जाता है, एक तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर और एक होता है एमॉर्फस स्ट्रक्चर। क्रिस्टलाइन का मतलब है कि क्रिस्टल्स के फॉर्म में प्रॉपर अरेंजमेंट एटम का जहां पर होता है, हम उसको कहते हैं भाई क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो जैसे आप देख रहे हो ये क्रिस्टलाइन है, ये एमॉर्फस है। क्रिस्टलाइन में देख रहे हो एक एक एटम सही तरह से अपनी अपनी पोजीशन पर अरेंज्ड है, और यहां पर रैंडम मैनर में अरेंजमेंट है। तो कार्बन भी 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। तो क्रिस्टलाइन जो स्ट्रक्चर होते हैं कार्बन के, वो होते हैं आपके डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फुलरीन्स हो गया, इनका स्ट्रक्चर फिक्स है। जबकि कोक
कार्बन, चारकोल, इनका जो स्ट्रक्चर है वो फिक्स नहीं है। डायमंड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, डोम शेप्ड। तो ये आपको समझना होगा ना। अब बात करेंगे डायमंड। तो डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो 3D होता है। कैसा होता है? 3D, 3 डायमेंशन होता है। देख रहे हो आप कि ये देखो, एक ये बॉन्ड ऊपर है, ये अंदर है, ये बाहर है, ये लेफ्ट में है। तो ये क्या है? 3D स्ट्रक्चर। जबकि इसका स्ट्रक्चर कैसा है? बोला 2D। ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है वो 2D है। डायमंड कैसा होता है? बोला 3D स्ट्रक्चर में होता है। जबकि ग्रेफाइट एक शीट के ऊपर दूसरी शीट, फिर तीसरी शीट, देख रहे हो ना, एक शीट, ये दो शीट, ये तीसरी, और ये 2D है ना, प्लेन। समझ रहे हो? तो याद रखना कि डायमंड जो है, डायमंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। सबसे पहले बात करेंगे, डायमंड कलरलेस होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। जबकि इसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस होती है, चमक बहुत शानदार होती है इसकी। ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। कैसा होता है? हार्डेस्ट, दुनिया का सबसे कठोर सब्सटेंस है। और इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, बिकॉज इसके पास क्या नहीं होता है? इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। जबकि बात करेंगे ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट ग्रेइश ब्लैक कलर का होता है, ओपेक सब्सटेंस होता है, दैट मींस इसके आर पार दिखाई नहीं देता, और ये स्मूथ और स्लिपरी होता है। स्लिपरी क्यों होता है? बिकॉज इसके पास क्या है? इसके पास यहां पर इन दोनों के बीच में वीक बॉन्ड होती है, वीक अट्रैक्शन फोर्स होता है। इसके साथ साथ एक शीट के ऊपर दूसरी शीट, दूसरी शीट के ऊपर तीसरी शीट अगर होगी तो भाई स्लिपिंग तो पॉसिबल सी बात है। ठीक है। और इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? ग्रेफाइट के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण से ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। आप देखते हो कि इसमें बैटरी वगैरह में जो इलेक्ट्रोड्स जो लगी होती हैं वो ग्रेफाइट की ही बनी होती है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट है भाई फुलरीन्स। तो फुलरीन में याद रखना कि ये रिसेंटली डिस्कवर किया गया है, लैब में डिस्कवर किया गया है। ठीक है ना, लैब में इसको बनाया जाता है। ये डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है, ये ट्यूब शेप में भी पाया जाता है। लेकिन जो सबसे पहला जो फुलरीन बनाया गया उसमें 60 कार्बन एटम थे, और ये आपके फुटबॉल के शेप में पाया गया। ठीक है। तो डायमंड और ग्रेफाइट के बीच में आपको डिफरेंस याद रखने हैं। ठीक नाउ आगे बढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। तो कार्बन जो है हमारा इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके पास कुछ प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी पड़ेंगी। कार्बन की सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड कैटेनेशन। कैटेनेशन का मतलब है कि ये इसके पास जो है ना सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है। कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन के साथ बना सकता है, कार्बन नाइट्रोजन के साथ ही बना सकता है ना। अपन इसको कनेक्ट कर देंगे भाई, 3 बॉन्ड से एक आध पीछे हमने जो है हाइड्रोजन लगा दी, इस तरह से हम कोई भी बना सकते हैं। ठीक है। तो कैटेनेशन क्या है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्यों आई? बिकॉज कार्बन के पास जो आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये 4 अलग अलग मोनोवैलेंट एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है। ठीक है। नाउ तो आगे बात करेंगे टेट्रावैलेंसी। कार्बन के साथ 4 बॉन्ड कनेक्ट हो सकती हैं, चाहे वो ऐसे ऐसे हो जाएं या फिर ऐसे ऐसे हो जाएं। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं टेट्रावैलेंसी। दैट मींस इसके साथ डबल बॉन्ड वाला, सिंगल बॉन्ड वाला, ट्रिपल बॉन्ड वाला कोई भी एटम आकर के लिंक हो सकता है। ठीक है। नाउ टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। कार्बन किसी के साथ भी मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। देखो ये क्या भाई, सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है। समझ रहे हो ना? तो यहां पर कार्बन के पास कैसी प्रॉपर्टी है? बोला टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। याद रखना 2 कार्बन के बीच में कभी भी 4 बॉन्ड नहीं आएंगे। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। नाउ आगे बात करेंगे भाई हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन हम ऐसे कंपाउंड को कहते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन की चेन हो, जिनमें क्या हो? कार्बन और हाइड्रोजन की चेन हो। ठीक है। अब इसके बाद हम आपसे कहेंगे कि भाई जो हाइड्रोकार्बन है, ये जो हाइड्रोकार्बन है इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम एल्केन्स कहते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड को एल्कीन एंड एल्काइन कहते हैं। एल्केन्स वो होते हैं जिनके अंदर सबके अंदर सिंगल बॉन्ड होती है। ये देख रहे हो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं, तो ये क्या है भाई? एल्कीन है। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में 2 होते हैं, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन हम उनको कहते हैं, उन कंपाउंड्स को कहते हैं, उन हाइड्रोकार्बन को कहते हैं जिनके अंदर डबल बॉन्ड हो। ठीक है ना, डबल बॉन्ड वालों को एल्कीन कहते हैं, जबकि ट्रिपल बॉन्ड आपको यहां पर देखने को मिल रही होंगी, इनको हम एल्काइन कहते हैं। ठीक है। अब बात करेंगे इनका स्ट्रक्चर कैसे बनता है एल्केन एल्कीन एल्काइंस का। तो याद रखिए कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यहां पर कुछ प्रीफिक्सेस चलते हैं, प्रीफिक्सेस। ठीक है ना। तो जैसे कि अगर एक कार्बन अगर कहीं पर यूज हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे मेथ, 2 कार्बन को बोलते हैं एथ, 3 कार्बन को प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, और इस तरह से ये चलता रहता है ना। 7 कार्बन हो गया तो भाई हेप्टेन, हेप्टीन, हेप्टैन बनेंगे। ठीक है ना। तो अब देखो एल्केन्स का मतलब है सिंगल बॉन्ड वाले। कैसे वाले? सिंगल बॉन्ड वाले। कैसे वाले? सिंगल बॉन्ड वाले। ठीक है ना। नाउ एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड, एल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। फॉर्मूला एल्केन के लिए होता है CnH2n+2, CnH2n
+2। नाउ ध्यान रखिए, जैसे कि अगर आपको पता है कि मेथ का मतलब होता है 1, तो अगर आपको मीथेन बनाना है तो देखो मेथ का मतलब एक कार्बन और एन का मतलब है ये वाला फॉर्मूला। तो कैसे बनाओगे, CN मतलब C1 H2, N का मतलब होता है 1 +2, ठीक है, फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला का बन गया CH4। अब CH4 का स्ट्रक्चर बना लो। CH4 का मतलब क्या भाई, एक कार्बन और एक कार्बन के बाद 4 हाइड्रोजन कैसे कनेक्ट करोगे, बोला सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे, ये हो गया। नाउ अगर आपको बताना है इथेन का, तो इथेन का मतलब बोला एथ, एथ का मतलब होता है 2 कार्बन, तो C2 हो गया, H2 इंटू N +2, तो कितना हो गया भाई C2H6, कितना हो गया C2H6। अब देखो 2 कार्बन आने चाहिए, एक कार्बन 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन कैसे कनेक्ट करोगे, तो दिमाग थोड़ा सा लगाओ और ये कनेक्ट हो जाएगा आराम से, ये बन गया, ठीक है। इसी तरह से C3H8 प्रोपेन का बनाना, तो 3 कार्बन आने चाहिए और 8 हाइड्रोजन कनेक्ट कर लो, मतलब इनके आसपास 2-2 हैं और आखिरी वाले में 3-3, क्योंकि अगर आप आखिरी वाले में अगर आप सिंपल जो है ऊपर नीचे ही लगा के रखोगे हाइड्रोजन, तो पीछे कौन आएगा, क्लियर है ना। तो फिर ये इसके साथ 4 बॉन्ड पूरी नहीं हो पाएंगी। याद रखना कि कार्बन के साथ 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं आ सकती, तो अगर कहीं पर अगर डबल बॉन्ड लग रही है तो एक हाइड्रोजन वहां से हटा देंगे, ठीक है ना। लेकिन ये एल्केन में ऐसा नहीं होगा ना। आगे बात करेंगे, जैसे कि मान लो अगर आपको पेंटेन का आइसोमर बनाना है। अच्छा, सबसे पहले अगर हम देखें एल्कीन देख लेते हैं ना, कि एल्कीन में अगर आपको जाना है तो एल्कीन का स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, तो एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड वाले। अब मान लो अगर आपको बनाना है इथीन का, अब इथीन का फॉर्मूला बना यहां से CnH2n, CnH2n, तो कैसे बनाओगे भाई C2H4, कैसे बनाओगे C2H4। अब C2H4 में क्या हो रहा है भाई, एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया। अब यहाँ पर इथीन में आपको डबल बॉन्ड तो लगानी है, डबल बॉन्ड लगाया तो भाई अगर आप जैसे मान लो ये आपके 4 हाइड्रोजन होगा, ये होगा 4 हाइड्रोजन, ठीक है। अब अगर आगे पीछे लगा रहे हो तो जरूरत ही नहीं बोले 4 हाइड्रोजन चाहिए, और यहाँ पर अगर आगे पीछे लगाओगे तो 5 बॉन्ड हो जाएंगी, जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। इस तरह से ये इसका बन जाएगा। नाउ आगे बढ़ेंगे, सिमिलरली आपका एल्काइन का बन जाएगा। एल्काइन मतलब इथाइन, अगर आपको इसका बनाना है C2H2 बन जाएगा इथाइन का फॉर्मूला। तो बनाओ भाई C2, 2 C आना चाहिए। ये देखो सबसे पहले तो आपने कनेक्ट कर दिया इनको, एक एक हाइड्रोजन। अब देखो 2 C आना चाहिए, 2 हाइड्रोजन बना दिया, लेकिन हाइड्रोजन कितनी बॉन्ड पूरी होने, बोला 1-2, तो एक ये हो गया और ये हो गया। अब देखो इस हाइड्रोजन के साथ 3 पीछे हैं और एक आगे, 4 बॉन्ड हो गई, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकोगे। अब देखिए बात करेंगे आइसोमेरिज्म में क्या होता है, तो याद रखना आइसोमेरिज्म हम ऐसे फेनोमेना कहते हैं जिसमें किसी भी केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन वो एक से ज्यादा डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर में पाया जाता है। जैसे कि अगर आपको पता है पेंटेन, अगर आप पेंटेन के आइसोमर बनाओगे तो हम उसको कैसे बनाएंगे, देखो पेंटेन कैसे बनाओगे भाई, पेंटेन देखो, पेंटेन को हम फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, बोला पेंट, तो पेंट का मतलब 5 कार्बन, इन का मतलब है एल्केन सीरीज का, ठीक है। तो फॉर्मूला फॉर एल्केन क्या बनेगा, फॉर्मूला एल्केन का फॉर्मूला ये होता है। तो यहां से देखो पेंट है ना, पेंट, तो पेंट का मतलब है 5 कार्बन, तो N इज इक्वल टू 5, तो आपने पुट किया इस फॉर्मूले में N की वैल्यू, तो आपको फॉर्मूला ना C5H12। नाउ अब थिंकिंग प्रोसेस क्या है कि देयर शुड बी 5 कार्बन, मतलब 5 कार्बन होना चाहिए और एंड 12 हाइड्रोजन, क्योंकि फॉर्मूला का बना 5 कार्बन होना चाहिए और 12 हाइड्रोजन, और ओनली 1 बॉन्ड विद हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड, ओनली 4 बॉन्ड विद कार्बन, ठीक है। ब्रांच कैन नॉट बी एडेड ऑन, मतलब ब्रांच जो है आगे पीछे ऐड नहीं कर सकते आप, केवल बीच में लगा सकते हो। CH3 को मिथाइल बोलते हो, 2 CH3 हो जाएंगे तो डाई मिथाइल बोलोगे, ठीक है ना। अब आप देखो कि आइसोमर कैसे बनाओगे आप, आइसोमर का मतलब है पेंटेन के अलग स्ट्रक्चर C5H12, ठीक है ना। तो हमने सबसे पहले क्या किया, बोला 5 कार्बन ये लिख लिए, ठीक है, ये आपका पहला स्टेप है। अब इसके बाद आपने क्या किया कि एक कार्बन के साथ ये देखो, एक कार्बन के साथ ये दूसरा कार्बन, ठीक है, ये इस तरह से तीसरा कार्बन, तो एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन, इस तरह से एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन कनेक्ट होते हैं, तो CH3 लिख दिया। ये वाले कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, तो CH2 लिख दिया। ये वाले कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, तो CH2 लिख दिया। फिर आगे बढ़ता चला जाएगा, समझ रहे हो ना। तो इस तरह से हमने ये पूरी बॉन्ड बना दी। टोटल काउंट करके देखो तो 12 होने चाहिए, है ना। चलिए अगला देखो, अब क्या हुआ भाई, इस स्ट्रक्चर को हमने बोला एन पेंटेन, क्या बोला, एन पेंटेन, इसको हम बोलते हैं एन पेंटेन, जब पूरी एक चेन बन रही हो, ठीक है। अगला स्ट्रक्चर देखो, अब देखो यहां पर 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हो गया। अब एक कार्बन को उठा के CH3 को उठा के हमने नीचे लगा दिया, यहां पर लगा दिया, ठीक है। अब देखो CH3 को अगर हमने इसके पास लगाया तो हमने बताया ना कि CH3, देखना CH3,
अब अगर आप इसके नीचे एक CH3 लगा रहे हो तो इसका एक हाइड्रोजन हट जाएगा और ये कितना आ जाएगा भाई, CH2 की जगह ये CH बन जाएगा, बिकॉज आपको पीछे CH2 नहीं छोड़ सकते ना, तो यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से आपको ध्यान रखना है कि ये इसके नीचे भी एक CH3 लगा होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका आइसोपेंटेन, ये हो गया आपका आइसोपेंटेन, और ये हो गया नियोपेंटेन। क्या हो गया? नियोपेंटेन, ठीक है ना। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा आपको। इस नियोपेंटेन का मतलब है जब कोई कार्बन चारों साइड से घिरा हुआ होता है तो हम उसको नियोपेंटेन कहते हैं। नेक्स्ट इज एडिशन रिएक्शन। तो याद रखना एडिशन रिएक्शन हम ऐसी रिएक्शन को कहते हैं जिसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि अनसैचुरेटेड का मतलब है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड का मतलब है सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन। तो जैसे यहाँ पर देखो भाई, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या है, ये देखो डबल बॉन्ड लगी है, कार्बन को जरूरत है कि कोई और आकर के इसके साथ इस तरह चिपक जाए, लेकिन कुछ है नहीं तो उसने डबल बॉन्ड ही बना ली बेचारे ने। अब करेगा कि जैसे आप इसको निकल कैटेलिस्ट के साथ हीट किया तो अब यहां पर जैसे ही हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन को इसने अपनी एक सिंगल बॉन्ड जो है दे दी। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद कुछ नहीं हुआ, ये सारा का सारा ये सिंगल बॉन्ड बन गया। तो हमने कहा कि ये क्या हो गई भाई, कौन सी रिएक्शन है? एडिशन रिएक्शन। समझ में आया? तो जब कार्बन के पास कोई होता नहीं है बॉन्ड बनाने के लिए तो ये आपस में ही डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनाता रहता है, ठीक है ना। और जैसे ही कोई आ जाता है तो फिर ये अपने जो है बॉन्ड को तोड़ करके दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेता है, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर देखो कि 2 कार्बन है, कितने हैं भाई? 2 कार्बन। अब 2 कार्बन डबल बॉन्ड बना के रखें। अब यहाँ पर क्या हुआ भाई, 2 ब्रोमीन आ गए। क्या आ गए? 2 ब्रोमीन आ गए, ठीक है। अब 2 ब्रोमीन आ गए तो एक ब्रोमीन के पीछे जोड़ गया, एक ब्रोमीन यहाँ पे आगे मतलब ऊपर नहीं जोड़ गया। समझ में आया ना? तो यहाँ पर ये क्या हो गया, इसको फिर बोलते हैं हेलोजिनेशन। अगर ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन या फिर फ्लोरीन जुड़ जाता या फिर तो हम इसको क्या बोलते हैं? हेलोजिनेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को, ठीक है। अब इसी तरह से अगर मान लो आपने H2O ऐड कर दिया, ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, OH के साथ एक बॉन्ड जुड़ जाएगी कार्बन की, और ये वाले हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, तो उसकी डबल बॉन्ड टूट गई, सिंगल बॉन्ड में आ गया। तो ये एडिशन रिएक्शन, दैट मीन्स ये अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजनेशन मोस्ट इंपोर्टेंट भाई। यहाँ पर क्या हुआ, इथीन को आपने H2 गैस के साथ पास कराया, तो यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड को कन्वर्ट कर दिया सिंगल बॉन्ड में, दैट मीन्स आपने अनसैचुरेटेड को कन्वर्ट कर दिया सैचुरेटेड में। तो ये क्या हो गया, ये यहाँ पर सैचुरेटेड कन्वर्ट हो गया। तो आपने इस प्रोसेस क्या बोला भाई, एडिशन रिएक्शन। क्या है ये एडिशन रिएक्शन? हाइड्रोजनेशन यही तो होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट हाइड्रोजनेशन क्या है, एडिशन रिएक्शन है, ठीक है ना। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखो मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पर क्या होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कि एक कंपाउंड जैसे मान लो CH4 है, अब CH4 को क्लोरीन के साथ अगर रिएक्ट करा रहे हैं तो ये CH4 क्लोरीन के साथ मतलब जब तक रिएक्ट होता रहेगा जब तक ये पूरा का पूरा हाइड्रोजन इसमें से सब्स्टिट्यूट ना हो जाए, रिप्लेस ना हो जाए, ठीक है। तो देखो CH4 ने सबसे पहले क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया तो यहां पर क्या हुआ कि एक हाइड्रोजन निकल गया और एक क्लोरीन इसके पास आ गया, समझ रहे हो। तो यहां पर CH3Cl, एक हाइड्रोजन कम हो गया और एक क्लोरीन के साथ जुड़ गया। अब जो एक हाइड्रोजन बचा था उसने दूसरे रिमेनिंग क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना ली, ठीक है। तो CH3Cl प्लस HCl हो गया। अब ये CH3Cl अब रिएक्ट करेगा फिर से क्लोरीन के साथ, और देखो इसका एक हाइड्रोजन निकल के यहां आ जाएगा, है ना, और इसका एक क्लोरीन निकल के यहां आ जाएगा। तो CH2 एक हाइड्रोजन निकल गया ना, और इसका एक क्लोरीन यहां पहुंच गया, ठीक है। तो CH2Cl2 प्लस HCl। अब ये फिर से रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ, तो फिर क्या हो जाएगा, इसका एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और इसका एक हाइड्रोजन यहां आ जाएगा। तो CHCl3 प्लस HCl। अब ये फिर से रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ, कब तक करेगा, जब तक कि सारे के सारे हाइड्रोजन इसमें से हट नहीं जाते। तो इसका एक हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्ट किया तो देखो CCl4 प्लस HCl। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ अब देखिए क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप को अगर आपको समझना है तो बड़े ही प्यार से, कुछ नहीं जानना, बस इतनी सी बात याद रखना कि सोप का जो केमिकल फॉर्मूला होता है ना, ये काफी बड़ा होता है, ठीक है। अब सुनो, तो ये जो बड़ी सी लंबी सी चेन है, हम इसको पूरा लिखने के बजाय इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और पीछे Na के लिए यहाँ पर एक डॉट लगा देते हैं। तो आपको यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ये सोप का केमिकल स्ट्रक्चर है, जिसमें ये जो एंड है वो नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। ये वाला जो एंड है इसको पानी से लगता है डर, तो ये है हाइड्रोफोबिक, पानी से लगता है इसको डर। और ये आपका हाइड्रोफिलिक, इसको पानी बहुत पसंद है, हाइड्रोफिलिक, इसको पानी पसंद है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इतनी सी बात जाननी है कि जिसको पानी से डर लगता है भाई वो छुप के बैठेगा अंदर,
और जिसको पानी से प्यार है वो आराम से नहाने चला जाएगा। तो अब हुआ कि जैसे मान लो हमने अपने कंटेनर में किसी भी बर्तन में कपड़ों को डाला बकेट वगैरह में, और उसमें एक जो है पानी भर के सोप डिटर्जेंट मतलब जो कुछ भी है उसको जो हमने यूज किया। अब देखो होता क्या है, जैसे मान लो ये अपने पास एक येलो कलर से जो आप देख पा रहे हो ना, या मान लो हमारे पास ऑयल का दाग है। अब इस ऑयल या ग्रीस के दाग को हमें छुटाना है, ठीक है। अब हुआ क्या कि हमने जो है सोप से धुलाई करना इसकी स्टार्ट की। पानी के साथ जब सोप के मॉलिक्यूल जाएंगे तो कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएंगे कि जो हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है ये अंदर छुप जाएगा। क्यों? उसको डर लग रहा है। और जब ये हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट है ये बाहर रह जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पानी पसंद है, तो ये तो मस्ती से घूमेगा। तो इस तरह से ये अरेंजमेंट बना लेगा। इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं माइसेल फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? माइसेल फॉर्मेशन। कुछ लोग उसको मिसेल फॉर्मेशन कहते हैं, जो मर्जी है वो कहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो ध्यान से देखना, अगर ये क्या बन गया भाई, ये माइसेल बन गए। अब इसके बाद क्या होगा, जब हम कपड़ों को ब्रश से रब करेंगे, अब ये जो जैसे मान लो हाइड्रोफोबिक एंड, इसको तो डर लग रहा है पानी से। अब ये तो जो है इस ऑयल को छोड़ना नहीं चाहता। जैसे हम मान लो किसी बस में अगर गिरने वाले हो तो क्या पोल को छोड़ना चाहेंगे? नहीं। किसी को डर लग रहा है तो भाई किसी का हाथ छोड़ना चाहेंगे? नहीं। इसी तरह से ये जो सोप है ना, ये जो स्ट्रक्चर है, इस ड्रॉप का हाथ छोड़ना नहीं चाहता। तो जैसे ही इसको रब किया जाता है, कपड़ों को रब करते हैं, इसको घिसते हैं, तो घिसने के साथ साथ ये जो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये साथ में चला आता है, लेकिन ऑयल ड्रॉप को छोड़ता नहीं है, और इस तरह से ऑयल ड्रॉप हमारे कपड़ों से बाहर हो जाती है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। तो इसके बाद आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो पाई या नहीं हो पाई, बिकॉज आपके कमेंट से पता पड़ेगा। इसके साथ साथ शेयर जरूर करना अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो। आई होप दिस वीडियो यूजफुल टू यू गाइज एंड यू गॉट ऑल दोज पॉइंट विच आई हैव टोल्ड यू गाइज। गुड लक टू यू। थैंक यू सो मच गाइज। थैंक यू।